हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक जो बड़ा सवाल है कि 11th वेस्टेड, क्या क्या तुम्हारी 11वीं बर्बाद है और क्या ये पॉसिबल है यहाँ से जेई 2026 को क्रैक कर पाना। तो बहुत बच्चे जो है इस समय परेशान है। 11वीं क्लास का कई बार नेचर ही ऐसा होता है कि वो उसमें हो जाती है दिक्कत, और उसमें एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब यहाँ से कैन यू स्टिल क्रैक जेई 2026। तो देखो, मेरे हिसाब से सवाल का जवाब है बहुत बड़ा यस, कि हाँ तुम अभी भी जेई 2026 क्रैक कर सकते हो। बट आगे वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा, एक चैप्टर वाइज, चैप्टर के प्रायोरिटी वाइज तुम्हें चैप्टर्स दूंगा, कौन से तुम्हें पहले करने हैं, क्या प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स हैं तुम्हारे 12वीं में जो इस्तेमाल हो रहे होंगे, और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, ये सब चीजें बताऊंगा। बहुत अच्छे से डिटेल का वीडियो है, उसको देखना पूरा। बट यार मेरे हिसाब से ये सिचुएशन जो है वो सही नहीं है ना। और इस सिचुएशन में आना कोई अच्छी बात नहीं है। तो तुमने अभी तक गलतियां करी है तो थोड़ा सा डांट फटकार के तुम लायबल हो, है ना। तो बात जो है ये होनी ही नहीं चाहिए थी। 11वीं क्लास होती है पढ़ाई करने के लिए। जो सिलेबस है वो 2 साल में इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्वांटिटी वाइज वो पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं 700 750 दिन। अब एक साल में 365 दिनों को कर पाना डिफिकल्ट होगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, और गलती तुमने करी है तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ठीक है। बाकी तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है पिछले 2-3 दिन से, तो मेरी शायद आवाज जो है वो थोड़ी धीमी रहे या वो रहे, तो उसके लिए थोड़ा मुझे माफ करना। मैं कोशिश करूंगा तेज बोलूं, ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को जरा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की 2 साल का जो सिलेबस है 1 साल में कैसे करें। अभी पीछे एक स्लाइड गई 11वीं के बैकलॉग का क्या करना है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। बट पहले की टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेरा ना एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। जब मेरा बैकलॉग बहुत बन गया था, एक समय में बन गया था बहुत ज्यादा, बट तो उसको मैंने क्या करा था, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही थी। अपने दिन को, जो टोटल स्टडी आवर्स है तुम्हारे एक दिन के, उनको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लो। 60% जो तुम्हारा टाइम है वो जाएगा तुम्हारा करंट क्लासेस प्लस तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, जो भी तुमने करंट बैच वगैरह ले रखा है, जहां से तुम डेली अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी 12वीं क्लास की या अपनी जो तुमने करंट सिलेबस कर रहे हो, तुम्हें उसको सारा का सारा टाइम देना है। और 30% जो टाइम है वो जाएगा तुम्हारा बैकलॉग कवरेज की तरफ, और 10% टाइम जाएगा तुम्हारा रिवीजन की तरफ, ठीक है। तो अब बात चली कि 60% टाइम में तुम्हें अपना करंट सिलेबस जो है वो निपटाना है, और तो मतलब 60% टाइम ही है। तो तुम्हें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाए और तुम्हारा कंप्लीट जो कोर्स है वो साथ साथ पूरा होता रहे। तो उसी के लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन रिसोर्स मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे प्रभजीत के बारे में बात करी थी, और कैलाश सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने तुम लोगों के बारे में वो बात बताई भी थी। तो उसी को लेके इनका ही एक बहुत बेहतरीन कोर्स है जेई 2026 के लिए, 1 साल का 12th का ईयर लॉन्ग प्रोग्राम 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अब इसके 2-3-4 बहुत बेहतरीन फायदे जिनके लिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला, कैलाश सर, उनका एक्सपीरियंस और उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत बहुत बेहतरीन है। इनका एक चैनल है जेई एडवांस के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी। तो यूट्यूब पे जाके मैं कह रहा हूँ तुम इनके एक बार ना जाके वीडियोस देखो और चेक करो कि कितने बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को तुम्हारे पढ़ाते हैं। तुम्हें अपने आप मजा आ जाएगा, तो तुम अपने आप फिर कोर्स लेने के लिए भागोगे। तो एक बार वो जरूर चेकआउट करो। दूसरी चीज, अगर तुम फिजिक्स में 100% ले आते हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी कोर्स भी जो है वो वापस हो जाती है। तो वो भी एक प्लस है और एक मोटिवेशन है भाई साहब मेहनत करने का। तीसरी चीज जो है, इनका एक जेई मेन 2026 के लिए क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पे एकदम स्पीड में तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी करवा रहे होंगे। वो तुम्हें कंप्लीटली फ्री मिल जाता है इस कोर्स के साथ। तो दो ऐसे एक चीज के प्राइस में तुम्हें 2 चीजें मिल जाती है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। चौथी चीज, अपना सिलेबस जो है अक्टूबर तक खत्म करा देंगे, तो सिलेबस तुम्हारा वक्त रहते सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। पांचवी चीज और सबसे बेहतरीन, मतलब एंड ही नहीं हो रहा है, पांचवी चीज, क्लासेस लाइव चलेंगी। तो तुम्हें डाउट्स वगैरह अगर तुम कुछ पूछना चाहो और वो सारी चीजें, वो भी तुम कर सकते हो। और लाइव क्लासेस की जो सीरियसनेस होती है वो भी तुम्हें मिल जाती है। एक और चीज़, बैच जो है वो अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सेस तुम्हें जो है मई तक दिया जाता है। तो कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार पढ़ाया फिर छोड़ दिया। तुम्हारे कंटेंट का जो एक्सेस है पूरा तुम्हें जेई एडवांस 2026 तक रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें बीच में छोड़ देंगे या कुछ। बाकी कोर्स कंटेंट जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके तुम कोर्स ले सकते हो और इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन पे इसको एक बार जरूर चेकआउट करो। तो ये तो रहा करंट क्लासेस के लिए और तुम्हारे 2026 के लिए बेहतरीन रिसोर्स। बट इसमें भी ना एक तुम्हारा थोड़ा सा वो रहता है कि अगर किसी को लगता है कि तुम्हारा रिवीजन में तुमको इतनी जरूरत नहीं है, तो इसको तुम 5% कर सकते हो, और बैकलॉग अगर ज्यादा है तो उसको तुम 35% पे कर सकते हो। ये तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। बट इसमें इसका ये जो स्ट्रेटजी है, इसका एक बहुत मेजर फायदा ये है कि सपोज करो तुम्हारा इतना बड़ा बैकलॉग है, ठीक है, ये स्क्वायर ग्रिड का एरिया जो है वो तुम्हारा बैकलॉग है। अब इसको ये बजाय कि तुम सारा ये एक दिन में क्लियर कर ले जाओ, इसको तुमने ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके क्लियर कर रहे होगे। एक दिन में ये हिस्सा, फिर एक दिन में ये हिस्सा, फिर ये धीमे धीमे करके तुम देखोगे कि ऐसा जो इतना बड़ा ग्रिड था ये तुमने छोटा 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 करके कर लिया, और ये पूरा तुम्हारा एक दिन सारा का सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा। सारे तुम्हारे बैकलॉग की चीजें टिक होती चली जाएंगी, क्योंकि 11वीं का बैकलॉग जो है इस समय मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ तुम्हारा बहुत सारा बना हुआ है। तो इट मेक्स ओनली सेंस कि तुम डिवाइड एंड कॉन्कर लगाओ, थोड़ा 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 सारी चीजों को बांट लो और अलग अलग से उनको टिक करते जाओ। तो इसमें ये फायदा निकलता है। और क्योंकि तुम 60% टाइम अपने उसको भी दे रहे हो करंट क्लासेस को, तो तुम्हारा वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो सारी चीजें तुम पैरेलली लेके चल पा रहे होगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बट हाँ, इसमें ये नहीं है कि अब तुम दिन में अगर 6 घंटे पढ़ाई करो तो उसका 60% टाइम, उस 3-3.5 घंटा तुम करंट सिलेबस को दे रहे हो, 30% टाइम 2 घंटा तुम इधर दे रहे हो, वो नहीं बात बैठेगी। फिर पढ़ना तुम्हें मिनिमम 12 घंटे पड़ेगा, ताकि उसका 60% ही कुछ इतना निकल के आए जिसमें तुम्हारा
करंट क्लासेस और रिवीजन वगैरह सारी चीजें हो सके, तो वो वाली चीज है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि पढ़ाई भाई साहब ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात पे कि 11th का बैकलॉग जो है वो कैसे क्लियर करें, 11th के बैकलॉग का क्या किया जाए, इतना ज्यादा बैकलॉग बन गया है। तो उसमें मेरे को 3 स्टेप का आंसर है जो मुझे समझ आता है। सबसे पहले क्लियरली आइडेंटिफाई और बैकलॉग्स, अपने बैकलॉग्स को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा बैकलॉग का टाइप क्या है। क्या तुम्हारे बैकलॉग में कोई चैप्टर था जिसकी तुमने रिवीजन थ्योरी पढ़ रखी थी, प्रैक्टिस कर रखा था बट रिवीजन नहीं किया, ये सबसे ईजी टाइप का होगा। इन चैप्टर को तुम सबसे पहले निपटा रहे होगे, क्योंकि बस एक डर के मारे तुम उसको रिवीजन नहीं करो या आलस के मारे नहीं करो, कर लोगे तो तुम्हारा काम सॉर्ट हो जाएगा। दूसरा टाइप था कि थ्योरी पढ़ रखी है बट तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। तीसरा टाइप होगा कि थ्योरी ही आधी अधूरी सी बची हुई है। और चौथा टाइप होगा बोथ, मतलब ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कि यहाँ पे तुमने मोटा मोटा इफेक्टिवली कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे खतरनाक और गंदी सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले इसको हंसी खेल में निपटाओगे। प्रैक्टिस वाले बच्चे हैं तो इसके लिए जैसा मैंने यहाँ लिखा है, प्रायोरिटाइज पीवाईक्यूज एंड डीपीपीज आर सॉल्विंग मटेरियल, तो इस वाले के लिए तुम पीवाईक्यूज और डीपीपीज कर रहे होगे। थ्योरी में थ्योरी वाले अगर बच्चे हैं तो फटाफट उनको वन शॉट से निपटाओगे। अगर बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वाला केस आ गया, इसको तुम कंप्लीट लेक्चर से निपटा रहे होगे। सारे ही सिचुएशंस में तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए इस समय तुम पीवाईक्यूज पिछले 3 साल के मेंस के और 5 साल के एडवांस के लगा रहे होगे, ठीक है। और डीपीपी जो तुम्हें क्लास में मिलती है इससे हो जाती है तुम्हारी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, तो ये लगा रहे होगे। अगर डीपीपी किसी कोचिंग में नहीं मिलती है तो ना जैसे एक बहुत बढ़िया रिसोर्स, जैसे मैंने पीछे प्रभजीत की बात करी, उसी में प्रभजीत वालों ने फिजिक्स के लिए निकाला हुआ है जहाँ पे पीवाईक्यूज को उन्होंने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ में भी तुम्हें रिसोर्स मिल जाएगा जहाँ तुम टॉपिक वाइज मैथ्स की उसकी तैयारी कर लो, मतलब पीवाईक्यूज से लगा लो। उससे क्या है कि अगर डीपीपी कहीं नहीं मिलती है तो वो कमी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और टेक अप टॉपिक्स ऑफ 11th प्रायोरिटी वाइज। अब 11th के टॉपिक्स जो है जिनका तुम्हारा बैकलॉग बन गया उनको प्रायोरिटी वाइज उठाना है। सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर्स करने हैं जो कि प्री रिक्विजिट चैप्टर्स हैं, यानी कि इनका कहीं ना कहीं 12th में तुम्हारे यूज आना है, ठीक है। दूसरा चीज तुम्हें वो वाले उठाने हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, यानी जिनका जेईई मेंस में हाई वेटेज आता है, सीधा सीधा जैसे ग्रेविटेशन से 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं हर बार, तो उसको तुम्हें उठाना है, ठीक है। और तीसरा जो फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बचे तुम्हारे लेवल के, उन्हें उठाना है। प्रायोरिटी वाइज चलोगे तो धीमे धीमे करके काम कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है ना कंफ्यूज रह जाओगे कि अरे यार ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, ठीक है। तो पहला सबसे पहले ये वाले जो प्री रिक्विजिट है, उसके बाद हाई वेटेज वाले, फिर तुम्हारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। अब जिससे पहले मैं तुम्हें प्री रिक्विजिट चैप्टर्स बताऊं, चलो बता देता हूँ, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट चैप्टर जो है पहले बता देना चाहिए, चलो ठीक है। तो ये है तुम्हारे फिजिक्स के लिए, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स तुम्हारी दवा के काम आ रही होती है। वेक्टर्स तुम्हारा यूज आता है, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, ये सारे जो है तुम्हारे फिजिक्स के कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हैं। तो इनको जो है करके चलो आगे, और इनको करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत जगह इस्तेमाल आ रहा होता है। काइनेमैटिक्स तुम्हारा बहुत इस्तेमाल आएगा डायनामिक्स में, जब चार्ज का डायनामिक्स वगैरह पढ़ोगे 12वीं में आके। ये दोनों अगेन बहुत फंडामेंटल चैप्टर्स है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हर जगह काम आएगा, सेंटर ऑफ मास बहुत जगह काम आ रहा होता है, तो इनको करके रख लेना। अगला तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए स्टोइशियोमेट्री और मोल कंसेप्ट के साथ तुम्हारा पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में काम आएगी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जितना जल्दी हो सके इस पर अच्छी पकड़ बना लो। रेट ऑफ रिएक्शंस अगेन तुम्हारे पूरी रिएक्शन वाली जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम्हारा, खासकर इनऑर्गेनिक में, उसमें बहुत काम आएगा। केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, इसको भी प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीओसी और आइसोमेरिज्म ये तुम्हारे उनमें तो काम नहीं आएंगे, बट ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो प्लीज इनको करके रख लेना, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं चैप्टर्स तुम्हारे 12वीं के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज हालांकि डायरेक्टली काम नहीं आता है, बट इसका वेटेज जो है बहुत बहुत ज्यादा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यार ये ना मैथमेटिक्स में मेजरली वो वाले चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस सब में काम आते हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स मैंने पिछले वीडियोस में भी बताए हुए हैं, बट वो अलग थे क्योंकि उस समय टाइम तुम्हारे पास ज्यादा था। तो उसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ कि उसमें तुम्हारा जो बिल्कुल ही मतलब बेसिक है, हालांकि क्योंकि अब टाइम कम है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम इनको पूरा पूरा निकलाओ, बट ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तुम्हारा सेट्स हो गया, ठीक है। तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा है इसमें, शायद नहीं लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया लिखा है, ठीक है। तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। स्टैटिस्टिक्स का ये है, स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आता ही आता है, 1 से 2 सवाल मिनिमम, तो ये यहाँ इसलिए डाला हुआ है। पीएनसी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में बहुत दबा के काम आएगा, तो ये इसलिए यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। और कुछ मैं एक तो और है वैसे, मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह की बेसिक्स, लिमिट्स, सॉरी लिमिट्स, क्योंकि सीधा सीधा 12 में एक चैप्टर है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स। अगर तुम्हें फिजिक्स में पढ़ा दिए गए हैं 11वीं में तो वहां से पढ़ सकते हो, हमें पढ़ा दिए थे, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सब चीजें। ये वाले जो है ये मैथ्स में प्री रिक्विजिट है, इनका यूज आ रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का तो दबा के यूज आएगा, और ये वाले भी। इसके अलावा कोऑर्डिनेट, बायनोमियल और ये इन सब का वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, जैसे सीक्वेंस सीरीज का, तो इसके लिए भी आई सजेस्ट कि ये सब तुम करके चलो। और सीक्वेंस एंड सीरीज और ये सब के कंसेप्ट्स ना मैथ्स में आगे जाके यूज हो जाते हैं। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के तुम देखोगे बहुत सारे सवाल इंटीग्रेशन में घुसा देता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज लगा के तुम्हें सीरीज लगा के फिर एक एक्सप्रेशन बनाना होता है, एक्सप्रेशन बना के फिर उसको इंटीग्रेट करना होता है, तो ऐसे सवाल आ रहे होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। मेरे हिसाब से अगली बात, वर्क फ्रॉम प्लानर टू प्लानर। देखो अब ऐसा बात है कि तुमने 11वीं में कराया काफी ज्यादा टाइम वेस्ट, तभी जो तुम्हारा वो है रिजल्ट है उतना बेहतर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि 11वीं तुम्हारी वेस्ट दिख रही है तुम्हें। अब क्या करना है, एफिशिएंसी अपनी पूरी निकालने के लिए प्लानर से प्लानर काम करो, डेली प्लानर्स बनाओ, ताकि तुम अपने टाइम के लिए बिल्कुल अलर्ट रहो, कहाँ तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम जा रहा है, इससे तुम्हारी एफिशिएंसी रहेगी। कुछ नहीं करना है, एक रात पहले, जैसे कल अगर 31 मार्च है तो मुझे आज 30 मार्च की रात को मेरा पूरा डिसाइडेड रहेगा कि 31 को मुझे पहली चीज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। मैं तो क्या करता था, एकदम डिटेल में चला जाता था कि 9 से 11 तक ये करूंगा,
करूंगा, 11 से 1 तक ये करूंगा, 1 से 3 ये करूंगा, 3 से 5 ये करूंगा, ऐसे इतने बजे खाऊंगा, सब चीज प्लान कर लेता था। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिफॉल्ट लगे, लेकिन डिफॉल्ट क्या होगा, अगर तुम 14 घंटे का टाइम टेबल लगा रहे हो, 2 घंटे का डिफॉल्ट भी मान लो, तब भी तुम्हारी 12 घंटे की पढ़ाई तो निकल कर आई, जिससे वेरी गुड इन इटसेल्फ, है ना। तो इसलिए प्लानर टू प्लानर काम करोगे तो एक अच्छी एफिशिएंसी तुम्हारी निकल के आएगी। आखिरी बात पर चलते हैं, रिव्यू योर प्रीवियस मिस्टेक्स, जिसको मैंने वीडियो के एकदम स्टार्ट में बताया था तुम्हें। Why did your 11th get wasted in the first time? ये तुम्हें पता करना है कि ऐसा हुआ क्या, क्या मक्कारी करी, तुम क्लास नहीं जाते थे, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को, तुमसे हो ही नहीं पाया, टू वेरी डिफिकल्ट हो गया मामला, जो भी चीज़ थी उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या तुमने गलत किया, इस सवाल का जवाब लिखना है। आइडेंटिफाई सच मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई, एक बहुत बड़े फिलोसफर है, का बात पे कई बार बता चुका हूँ तुम लोगों को वीडियोस में, और क्योंकि मुझे बातें बहुत ऐसे, आई लिव बाय दिस फैक्ट। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो 50% तुम्हारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई, बाकी 50% बस उस पर इनैक्ट करना है। तो बस तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि हुआ क्या और फिर उस पर काम करना शुरू करो। क्लासेस नहीं जाते थे तो आप क्लास मिस नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। लगा कि कुछ चीज़ बहुत डिफिकल्ट है तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है, चीज़ों से रिसर्च करना है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी है। लगता है कि सीरियसनेस का इशू था तो अब जरा रियलाइज करना है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, है ना। तो कुछ ऐसी बातें जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। वीडियो ये वाला काफी लंबा हो गया। अभी तक मैं कोई वीडियो बनाता था ना तो उसमें या तो चैप्टर्स बता देता था, या कुछ बातें बता देता था, या मैं कोई फला प्लानर दे देता था, या सिर्फ वैसे बताता था कि बैकलॉग कवर करना है। बट इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ ही दे दिया तुमको, तो मतलब देयर इज सम टाइप ऑफ कंटेंट व्हिच आई एम आल्सो प्राउड ऑफ, है ना। तो ठीक है, दिस वाज वन गुड वीडियो। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।